नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन। आप करंट अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ये उत्तीर्ण सीरीज में जो है हम डेली बेसिस पर जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो भी इवेंट न्यूज़ में आते हैं उन सभी को डिस्कस करते हैं, ताकि आपको आपके आने वाले एलाइड सर्विस के एग्जाम में पेपर 1 में जो है वो हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। और हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पर हमारी ये उत्तीर्ण सीरीज है, जहाँ पर डेली न्यूज़पेपर से क्वेश्चन को कवर कर लिए जाते हैं, और मंथली बेसिस पर हमारी सीरीज जो है वो अलग से है, जिसकी प्ले आपको मिल जाएगी। अभी देखिए हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं गैब्रियल एटल हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि गैब्रियल अटल निम्नलिखित में से किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री जो हैं वो बन गए हैं। देखो, गैब्रियल अटल जो है वो किस देश के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ये बने हैं फ्रांस के। ऑप्शन सी सही आंसर है। 100% श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आएगा, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा। अभी देखिए फ्रांस के साथ इंडिया के रिश्ते कैसे हैं। फ्रांस के साथ इंडिया के रिश्ते जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। बेस्टाइल डे की परेड जब फ्रांस में हुई थी ना, ये होती है जुलाई 14 को। जैसे हमारी रिपब्लिक डे की होती है, वैसे ही इनकी बेस्टाइल डे की होती है। तो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए थे। तो पीजीटी के पेपर में, एक पेपर में 2-3 साल 4-5 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि बेस्टाइल डे परेड कब मनाई जाती है, तो ये जुलाई 14 को जो है मनाई जाती है, और फ्रांस कंट्री की ये होती है। अभी देखो इंडिया ने ना क्या किया था, 2024 का जो 26 जनवरी का प्रोग्राम होगा उसके लिए बुलाया था यूएस के प्रेसिडेंट को। यूएस के प्रेसिडेंट ने इनकार कर दिया आने से। फिर इंडिया के पास समस्या ये थी कि किसको बुलाया जाए, तो इंडिया ने ना फ्रांस के प्रेसिडेंट को इनविटेशन भेजा, और फ्रांस के प्रेसिडेंट जो है वो चीफ गेस्ट होंगे फ्रांस के प्रेसिडेंट 2024 का जो 26 जनवरी का इवेंट होगा उसमें। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? एम्यूल मैक्रोन जो है वो आपने ध्यान रखना है, एम्यूल मैक्रोन है। ये जो गैब्रियल अटल बने हैं ना अभी, तो ये यंगेस्ट तो हैं ही हैं। इनके द्वारा एक और इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया है, जो हमने पहले भी जो है वो सीरीज में पढ़ रखा है। हमने पढ़ा था अबायाज जो है ये एक अबायाज जो है वो क्या है, ये ड्रेस है, एक मुस्लिम ड्रेस आप कहेंगे, जो आपने देखा होगा मुस्लिम लेडीज़ जो है वो पहनती हैं पूरी बॉडी को, जिसमें कवर किया जाता है। अब इस ड्रेस को ना जो फ्रांस के स्कूल थे वहाँ पर बैन कर दिया गया था। तो जब बैन किया गया था ना, तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड यूथ जो वहाँ पर थे ना, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जिनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था, तो ये गैब्रियल अटल ही थे उस टाइम। तो काफ़ी मतलब अच्छे डिसीजन इन्होंने पहले भी जो है वो लिए हैं अपने कार्यकाल के दौरान। तो ये एक पहले का क्वेश्चन अबायास ड्रेस के बारे में भी कवर हो गया आपका, हमने पहले पढ़ रखा है वैसे ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन 2024 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो बोलते हैं कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो 2024 का निकाला गया उसमें इंडिया का रैंक क्या रहा। ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि पूछा ही जाएगा एग्जाम में। ये भी श्योरिटी है 100%, किसी न किसी एग्जाम में कवर हो जाएगा क्वेश्चन। तो 2024 में जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स निकाला गया है उसमें इंडिया का रैंक 80वां रैंक जो है वो इंडिया का रहा है। आउट ऑफ 199 कंट्रीज़ में से जो है वो इंडिया का रैंक 80 जो है वो रहा है। आपने ध्यान रखना है जिन कंट्रीज़ के पासपोर्ट सबसे पावरफुल है उनमें फ्रांस आता है, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो आती हैं। अगर हम बात करते हैं ना कि यहाँ पर कि और क्या क्या फैक्ट यहाँ पर निकल कर आते हैं, तो इंडिया देखो 80th रैंक तो इंडिया का रहा है, परंतु इंडिया अपने सिटीजन्स को जो है अलाउ करता है 62 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा जो है वो विजिट ये कर सकते हैं 62 कंट्रीज़ में। इंडियन ये आपने ध्यान रखना है, जिनके पास इंडियन का सिटीजन्स हैं जो, उनकी बात हम कर रहे हैं। और इंडिया ने एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर अगर हम बात करें तो रैंक में इम्प्रूव भी थोड़ा सा किया है। पहले इंडिया का रैंक 83 रहा था, कहीं पर 84 भी लिखा गया है वैसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच कंट्री हैज़ बीन नेम्ड दी फर्स्ट इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। तो बोलते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किस शहर को प्रथम स्थान जो है वो मिला है। तो देखो इंदौर शहर को जो है वो प्रथम स्थान मिला है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब देखो इस बार इंदौर को प्रथम स्थान मिला है, पहले भी जो है वो कई सालों से इंदौर को ही जो है ये मिलता आ रहा है प्राइज़, परंतु देखो इस बार इंदौर जो है ये रैंक शेयर कर रहा है सूरत के साथ जो है ये रैंक शेयर किया जा रहा है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद जो ऑल इंडिया क्लीन सिटी का रैंक अगर किसको मिला है तो वो नवी मुंबई को जो है वो मिला है। इसको जो है वो उसके बाद तीसरा नंबर जो है वो मिला है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ऐसी सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन जो है लेस देन 1 लाख है, उसमें जो है वो कौन सी सिटी जो है वो टॉप रही है, तो शाश्वत सिटी करके ये जो है वो उसमें टॉप रही है। और सेकंड नंबर पर पटना जो है वो रही है। अगर हम कैंटोनमेंट की बात करते हैं, जो कैंटोनमेंट एरिया होते हैं उनकी भी रैंकिंग निकाली गई है। तो जो क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट एरिया है वो कौन है, वो महो है। महो जो है वो कहाँ पर पड़ता है, आपने ध्यान रखना है कि ये महो कैंटोनमेंट जो है वो मध्य प्रदेश में जो है वो पड़ता है। और
अगर हम बात करते हैं कि बेस्ट स्पाई मित्रा सुरक्षित शहर जो है वो किसको घोषित किया गया है, तो बेस्ट स्पाई मित्रा सुरक्षित शहर जो है वो चंडीगढ़ को जो है वो डिक्लेयर किया गया है। क्लीन गंगा टाउन जो है वो किसको शेयर किया गया है, किसको जो है वो अवार्ड दिया गया है, तो क्लीन गंगा टाउन में जो है वो रैंक 1 दिया गया है, आपने ध्यान रखना है, वाराणसी को। और क्लीनेस्ट गंगा टाउन जो सेकंड रैंक रहा है वो प्रयागराज को जो है वो दिया गया है। तो किस किस तरह के रैंक निकाले गए हैं, हमने ऑल इंडिया रैंक पढ़ा पहले तो इंदौर और सूरत को, और तीसरा नंबर नवी मुंबई को। हमने पढ़ा लेस देन 1 पॉपुलेशन में ये सासवत जो है वो पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर पटना नहीं पट्टन है वो, पत्तन है वो, ये आपने ध्यान रखना, पत्तन है वो। और तीसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट जो बोर्ड है वो कौन सा रहा है, वो महू रहा है, महू कैंटोनमेंट बोर्ड जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। बेस्ट स्पाई मित्रा सुरक्षित शहर का अवार्ड चंडीगढ़ को दिया गया है। और क्लीनेस्ट गंगा टाउन का रैंक जो है वो किसको दिया गया है, रैंक 1 में वो वाराणसी को दिया गया है। और क्लीनेस्ट गंगा टाउन रैंक 2 जो है वो प्रयागराज को जो है वो दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको एक बार में याद होने चाहिए, लिख भी सकते हैं अगर आप चाहें यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं यहाँ पर विच स्टेट लाइकली टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो अभी ना यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चली हुई थी, बात इस तरह से चली हुई है क्योंकि पहला स्टेट बनने वाला है जो यूसीसी को, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये उत्तराखंड ने जो है वो बात कही है कि हम जो है वो इसको इम्प्लीमेंट जो है वो करेंगे। उत्तराखंड, आपने ऑप्शन सी जो है वो ऑप्शन बी जो है वो ध्यान रखना है, उत्तराखंड। अगर हम बात करते हैं ना यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ना हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है वो दिया गया है। कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, तो हमारे जो लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल आते हैं उनमें आर्टिकल नंबर 14 आता है, 44 सॉरी, आर्टिकल नंबर 44 आता है जो बात करता है किसकी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यूसीसी की ये बात करता है। और यूसीसी की ये बात करता है तो पहला उत्तराखंड जो है ये स्टेट बनने वाला है। जैसे कि बिहार ने पहले सबसे पहला स्टेट बना था बिहार, जिसने कास्ट सेंसस जो था वो कंडक्ट करवाया, वैसे ही उत्तराखंड पहला स्टेट बनेगा जो यूसीसी को जो है वो लागू करेगा। और देखो यूसीसी है क्या ये पता होना चाहिए। देखो यूसीसी से ना क्या होगा, ये ना वेरियस जो लॉ है ना अलग अलग धर्मों के उनको जो है वो रिप्लेस कर देगा और एक ही लॉ जो है वो रहेगा। अब इसमें लॉज आते हैं अलग अलग, हिंदू मैरिज एक्ट आता है, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट आ जाता है, इंडियन डाइवोर्स एक्ट, पेरिस मैरिज जो पारसियों का मैरिज एक्ट होता है वो आ जाता है, डाइवोर्स एक्ट आ जाते हैं। तो इनको सभी को ना ये एक ही कानून सिर्फ रखेगा अभी, ठीक है। तो कानून के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आईपीसी को रिप्लेस किया जा रहा है, सीआरपीसी को रिप्लेस किया जा रहा है, वो क्वेश्चंस हम पढ़ चुके हैं पहले भी। उनको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से आपको। आईपीसी जो है ना, आईपीसी का नया नेम भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। और सीआरपीसी है ना, सीआरपीसी जो 1973 का है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो रिप्लेस कर दिया जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के साथ। और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ना उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा भारतीय साक्ष्य बिल 2023 के साथ। ये आपने नोट करना है, ये भी सारा इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये हमने जान लिया, यूसीसी जान लिया हमने, और अलग अलग कानून जो चर्चा में रह चुके हैं वो हमने जान कि किस तरह से इनको रिप्लेस किया जाएगा जो एक्ट है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं रिसेंटली विलियम लाई चिंगटे हैज़ वॉन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री। तो बोलते हैं कि हाल ही में जो है वो विलियम लाई चिंगटेन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो जीता है। अब देखो 2-3 क्वेश्चन आज की वीडियो में ऐसे आएंगे जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बने हैं, तो उन सभी को एक साथ नोट कर सकते हैं आप। ये ताइवान, ऑप्शन बी सही आंसर है, ये ताइवान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो चुनाव इन्होंने जीता है। और ताइवान की अगर हम बात करते हैं ना, ताइवान के ऊपर ना चाइना की बड़ी तीखी नज़र जो है वो रहती है। चाइना तीखी नज़र इसलिए रखता है क्योंकि चाइना के साथ इसका बाउंड्री जो है लगती है, और चाइना इसको अपना पार्ट जो है वो मानने की कहता है कि ये हमारा पार्ट है। बेशक ताइवान इतना पावरफुल है, यहाँ की मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर सेमीकंडक्टर की एक लार्जेस्ट मार्केट यहाँ पर है। ये लगभग 60% ऑफ द वर्ल्ड सेमीकंडक्टर को जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, या फिर कहें कि और कंट्रीज़ में भी भेजा जाता है। और ताइवान में जो अभी सरकार आई है ना, वो सरकार आई है, थोड़ी एंटी चाइना रहता है उनका रवैया, तो वो सरकार वहाँ पर आई। उन्होंने कहा है कि चाइना को ना सबक लेना चाहिए यहाँ से कि उनके फेवर में कोई नहीं है यहाँ पर। उन्होंने ये भी कहा है जब यहाँ पर जो है वो इलेक्शन जीते गए, ठीक है, ये भी आप नोट करें। और जैसे कि मालदीव्स की बात है, मालदीव्स ने, अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन मालदीव्स का आगे। अब ताइवान की ही बात हो रही है, तो ताइवान चाइना के साथ, जापान के साथ, फिलीपींस के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके साथ कि ताइवान की कैपिटल क्या है, तो ताइवान की कैपिटल है ताइपेई, ये आपने ध्यान रखना है। और
न्यू ताइपिन डॉलर जो है वो इसकी करेंसी है। अब यूएस भी काफ़ी यहाँ पर अपना बेस बनाकर रखता है, तो चाइना को वो भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान। तो भूटान के नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कौन बने हैं? भूटान के नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बने हैं तेसरिंग तोब्गे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। दूसरी बार जो है ये भूटान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुनकर जो है वो आए हैं, और अभी हाल फिलहाल में भूटान में इलेक्शन हुए थे, तो तब ये चर्चा में आया, तब यहाँ पर नए जो था वो प्रधानमंत्री चुने गए। हम भूटान की बात कर रहे हैं, तो भूटान जो है वो इंडिया के साथ बाउंड्री भी शेयर करता है। तो भूटान के ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जो इंडिया के ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जो भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? तो इंडिया के आपने ध्यान रखना है कि 4 ऐसे स्टेट हैं जो भूटान के साथ जो है बाउंड्री शेयर करते हैं। ये 4 स्टेट में वेस्ट बंगाल आता है, सिक्किम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और अरुणाचल प्रदेश के अलावा जो है एक जो बच जाता है हमारे पास, वेस्ट बंगाल भी हो गया, सिक्किम भी हो गया, अरुणाचल प्रदेश भी हो गया, असम बच गया। असम जो है वो आपने ध्यान रखना है। लगभग हम भूटान के साथ जो है वो 699 किलोमीटर बाउंड्री शेयर जो है वो करते हैं। दूसरी ओर देखने को मिलता है कि चाइना के साथ भी जो है वो काफ़ी क्लोजेस्ट बाउंड्री जो है हमें यहीं पर शेयर करते हैं। तो चाइना के साथ इंडिया के स्टेट जो बाउंड्री शेयर करते हैं उसमें हिमाचल प्रदेश आ जाता है, सिक्किम आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, और लद्दाख वाली साइड जो है वो थोड़ी सी आ जाती है जो बाउंड्री शेयर करती है। तो वो भी आपने याद रखना है अलग से कि कौन कौन से ऐसे इंडियन स्टेट्स हैं। ठीक है, ये यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चुने गए हैं। अच्छा, भूटान की कैपिटल तो पता ही होगी ना, थिम्पू भूटान की कैपिटल है। तो ये तो भूटान का नाम सुनते ही आपके मन में आ जानी चाहिए भूटान की कैपिटल। और यहाँ की करेंसी क्या है? अच्छा, भूटान की करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो नगुल्ट्रम करके जो है वो यहाँ की करेंसी है। क्या है यहाँ की करेंसी? लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, नगुल्ट्रम करके यहाँ की करेंसी है। ठीक है जी, कैपिटल यहाँ की थिम्पू है, वो तो याद रहेगी ही, परंतु करेंसी भी याद रखनी है। अगले क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा गया है। बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आस्क्ड इंडिया टू विड्रॉ इट्स ट्रूप्स फ्रॉम नेशन बाय मार्च 15। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में किस देश ने भारत को 15 मार्च तक अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा है? तो टसल किसके साथ चली हुई है आजकल? वो चली हुई है मालदीव्स के साथ। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मालदीव्स ने ये कहा कि अपने जो इंडिया के जो सैनिक हैं वहाँ पर उनको जो है वो 15 दिनों के भीतर जो है वो वहाँ से बुला लिया जाए। अब देखो, मालदीव्स के साथ संबंध कुछ ज़्यादा ही खराब होते नज़र आ रहे हैं। ये सिलसिला कब से स्टार्ट होता है? ये सिलसिला तब से स्टार्ट होता है जब से जो है उन नए यहाँ के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो जब से चुनकर आए हैं, जिनका नाम मोहम्मद मुइजू है। तो मुइजू जब से चुनकर आए हैं तब से जो है वो संबंध थोड़े से खराब देखने को मिल रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि अपने जितने भी सैनिक यहाँ पर हैं तो उनको वापस बुलाया जाए। अब ऐसे कितने सैनिक हैं इंडिया के वहाँ पर जिनको वापस बुलाने की बात कही जा रही है? तो मालदीव्स गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इंडिया के अराउंड 88 सोल्जर्स जो वहाँ पर स्पेसिफिक रूप से टेक्निकल स्टाफ से आते हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं वहाँ पर, जो एयरक्राफ्ट इंडिया के द्वारा गिफ्ट किए गए हैं मालदीव्स को, उनकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, उन कामों में एंगेज्ड हैं, तो उनको जो है वो वहाँ से वापस भेजने के लिए कह रहे हैं। तो इंडिया ने मालदीव्स को जो ना एयरक्राफ्ट भी गिफ्ट करके रखे हैं। देखो, इंडिया ने ना मालदीव्स के साथ अपने संबंध इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इससे पहले संबंध ठीक थे, जो पहले की गवर्नमेंट थी उसमें संबंध ठीक थे, तो इंडिया ने उस टाइम क्या किया था, इंडिया ने ना कुछ एक एयरक्राफ्ट कह लीजिए वो जो था वो दिए थे भूटान को, और भूटान को दिए थे तो उनकी मेंटेनेंस के लिए भी जो था वो वहाँ पर रखा गया था कुछ एक सैनिकों को। तो 88 सोल्जर्स वहाँ पर रखे गए थे और वो स्पेसिफिक रूप से टेक्निकल स्टाफ में ही जो था वो इन्वॉल्व है। और मालदीव्स के द्वारा ना, मालदीव्स की जो एंटी इंडिया गवर्नमेंट है ना वहाँ की, उनके द्वारा एंटी इंडिया प्रोटेस्ट भी चलाया गया था। ये जो मुइजू है ना वहाँ के प्रेसिडेंट, उन्हीं की सरकार है, इनके द्वारा पहले भी ये प्रोटेस्ट चलाए गए थे वहाँ पर। और इंडिया ने संबंधों को अच्छे करने के लिए कोशिश की भी, क्योंकि COP28 की जब मीटिंग हुई ना दुबई में, तो इंडिया ने यहाँ के इनके प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात भी की थी, परंतु अब चाइना जाकर प्रेसिडेंट आए हैं मालदीव्स के, तो उनके कुछ सुर है ना वो कुछ और ही बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप बोलते हैं क्या, यहाँ पर बोलते हैं पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बोलते हैं कि पोंगल त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो देखो, पोंगल त्यौहार जो है अभी मनाया गया, इसकी शुभकामनाएं दी गई, तो न्यूज़पेपर पर आया था।
पोंगल त्यौहार ना तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। पोंगल त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है तमिलनाडु में, ये आपने ध्यान रखना है। आपने साथ साथ में ध्यान रखना है कि हमने क्या कोई और भी फेयर फेस्टिवल पहले पढ़ रखा है। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल पढ़ा था जिसका नाम क्या था, जालीकट्टू। जालीकट्टू जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, जालीकट्टू जो है ये इम्पॉर्टेंट है और ये जो है वो तमिलनाडु का ही इम्पॉर्टेंट है। जालीकट्टू एक तरह से स्पोर्ट्स खेल भी आप कह सकते हैं जो यहाँ पर मनाई जाती है, और इसको जो है वो जालीकट्टू को मुख्य रूप से मांजू विरातू भी कहते हैं। ठीक है, जनवरी के महीने में ही लगभग ये दोनों फेस्टिवल जो हैं वो होते हैं, और जनवरी के महीने में ही हुए तभी ये चर्चा में भी आए। अगर तमिलनाडु के सीएम की बात की जाए तो एम.के. स्टालिन जो है वो यहाँ के सीएम हैं। एम.के. स्टालिन का नाम आपने ध्यान रखना है, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कालीराम टेम्पल विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कालीराम मंदिर अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था, बोलते हैं कि ये कौन से स्टेट में जो है वो स्थित है। तो वो कालीराम टेम्पल की अगर हम बात करते हैं ना कि ये कहाँ पर स्थित है कालीराम टेम्पल, तो ये जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब देखो महाराष्ट्र में कहाँ पर स्थित है, ये महाराष्ट्र के नासिक टाउन में जो है वो स्थित है। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनके द्वारा अभी विजिट किया गया यहाँ पर, तभी ये चर्चा में आया। जो उद्धव ठाकरे हैं ना, उद्धव ठाकरे के द्वारा भी ये कहा गया था कि जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा ना, तो वो राम मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में होगा, तो वो ये जो कालीराम टेम्पल है ना नासिक का, यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो करेंगे। काफ़ी पुराना मंदिर है ये यहाँ का। अगर हम बात इसकी करते हैं ना कि किस तरह से पूरी बात इसकी है या फिर कोई कहानी इसके पीछे है, तो यहाँ पर ना पंचवटी, यहाँ पर 5 अलग अलग ट्रीज हैं, 5 जो है वो बरगद के जो है वो यहाँ पर पेड़ हैं। और कहा जाता है कि भगवान राम जब वनवास पे थे ना, तो उनके द्वारा यहीं पर अपनी कुटिया जो था वो बनाई गई थी, और सीता का जो हरण हुआ था ना वो भी यहीं से जो था वो हुआ था, ये इसके पीछे कहा जाता है। और यहाँ पर ना भगवान राम की और लक्ष्मण जी की और हनुमान जी की, ये भगवान की जो है वो यहाँ पर मूर्तिज हैं, और ये तीनों की तीनों मूर्तियाँ काली हैं, काले रंग की मूर्तियाँ हैं। और ये मंदिर कहा जाता है कि 1792 में जो था वो बना था। इसका स्ट्रक्चर जो है 1792 में बनाया गया था। और यहाँ पर ना एंटी कास्ट स्ट्रगल भी देखने को मिला था, और ये B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा जो था वो चलाया गया था। आपको पता है पहले कास्टिज्म बहुत ज़्यादा था, और दूसरी कास्ट के लोगों को जो था वो मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था। तो B.R. अम्बेडकर ने जो था वो काफ़ी विरोध भी किया था। 1930s की बात है, 1930 की बात है। एक मास लेवल पर जो था वो प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ था कालीराम टेम्पल में, और उसमें वही था, कहा गया कि हिंदू मंदिर में जो है वो सभी को जाने दिया जाए। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर ये सब हुआ कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर गए और उद्धव ठाकरे ने कहा कि यहीं पर जो है वो करेंगे, तो अभी ये चर्चा में जो था वो चीज़ें आई। और अयोध्या के मंदिर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो नगाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो मंदिर बना हुआ है, तो वो भी इम्पोर्टेंट मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखें हम क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं युवा निधि अ स्कीम प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर्स फॉर 2 ईयर लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो बोलते हैं कि युवा निधि बेरोजगार जो कि ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ये योजना किस राज्य के द्वारा जो है वो शुरू की गई है। अब देखो ये योजना शुरू की गई है ना कौन से राज्य के द्वारा, कर्नाटक स्टेट के द्वारा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि किस स्टेट के द्वारा की गई है शुरू। युवा निधि स्कीम जो है वो कर्नाटक स्टेट के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है। अब देखो पहली बात इसमें कहा गया है कि 3000 रुपया जो है वो दिया जाएगा, परंतु मुझे पर्सनली ये लगता है कि पैसे देने से अलावा बेटर तो ये होगा ना, क्योंकि पैसा देना तो एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हो गया। अब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सोचेंगे ना तो युवाओं को रोजगार की बात की जाएगी, रोजगार के लिए कैपेबल बनाया जाएगा। उनको पैसा ना दिया जाए परंतु इतने काबिल बना दिया जाए कि 2 साल के बाद जो है वो उनकी नौकरी लग जाए, तब मज़ा है। और तब सरकारों का भी जो है वो असली शासन है, पता चलेगा कि कोई रूल कर रहा है। हिमाचल में आप हाल देख रहे हैं कि क्या हो रहा है 1 साल से, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की कहाँ पर निशानी है कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है। अगर युवा पीढ़ी है वो इतनी हराश हो रही है तो बहुत गलत चीज़ें ये सोसाइटी में होती हैं, और बाद में चलकर यही चीज़ें करप्शन को भी जो है लीड करती हैं। कहीं ना कहीं पर पेपर लीक जैसी घटनाएं ना फिर बाद में चलकर पनपती हैं। यहाँ कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं कि चीफ मिनिस्टर यहाँ के कौन है, तो सिद्धारमैया जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और कर्नाटक में अभी इलेक्शन हुए थे, तो यहाँ पर पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स यहाँ पर कितनी है, 224 जो है वो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स जो है वो है। और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी सत्ता में आई थी, तभी जो था ये इंपॉर्टेंट बना था। हमने उस टाइम अलग अलग स्टेट्स पढ़े थे जहाँ पर सरकारें जो था वो बनी थी, और जहाँ पर अलग अलग मुख्यमंत्री जो था वो उस टाइम बने थे।
क्वेश्चन पूछने का एक और अलग से फॉर्मेट यहाँ पर हो सकता है कि कर्नाटक स्टेट ने एक स्कीम जो है वो लॉन्च की है जिसमें डिप्लोमा धारकों बेरोजगारों को जो है वो सहायता दी जाएगी, वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो वो उस स्कीम का नाम तो युवा निधि करके आपने वो भी ध्यान रखना है। कुछ भी पूछा जाए क्वेश्चन, बस आपको आपने पढ़ा है तो आप आंसर कर पाएँ, ये होना चाहिए अल्टीमेट टारगेट यहाँ से। तो आप आंसर अब कर पाएंगे यहाँ से, मैं यही मान के चलूँगा। हम ना कुछ विलोम शब्द भी यहाँ से डिस्कस करेंगे, विलोम शब्द डिस्कस करेंगे क्योंकि ये देखो, एक तो आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे पटवारी का, कांस्टेबल का, चाहे आपका एलाइड का मेंस हो गया, और भी एग्ज़ाम होंगे, उन सभी में पूछे जाएंगे। तो हम कुछ विलोम शब्द यहाँ से पढ़ेंगे, शब्द होगा और उसका विलोम मतलब विलोम जो उसका शब्द है वो भी होगा यहाँ पर। अभी उससे पहले देखिए, पीजीटी पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के बाद एक बात ध्यान रखना कि टेस्ट सीरीज़ का ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसके लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आपको हम भी ईमेल करते हैं। अगर आपने अपनी ईमेल सही से डाल रखी है तो अपनी ईमेल भी ज़रूर चेक करें कि आपको ईमेल आया है, नहीं आया है। नहीं आया तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, परंतु वो ज्वाइन ज़रूर कर लें, काफ़ी हेल्प आपकी वहाँ से होगी। ठीक है जी। अगला शब्द देखते हैं, विलोम शब्द हमारे पास क्या दिए गए। आचार का क्या होता है? आचार का होता है अनाचार, कहते हैं ना आचार अनाचार, ये आपने। आदर का क्या होता है? देखो यहाँ पर ना आपको ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं क्योंकि मेंस का एग्जाम जो होता है उसमें ऑप्शंस नहीं होते, उसमें सिर्फ आदर लिखा होगा और आपको विलोम शब्द बताना होगा। आदर का क्या होता है? अनादर इसका होता है, अनादर इसका होता है। एक और भी इसका होता है जो निरादर होता है। तो अनादर और निरादर ये दोनों ही इसके विलोम होते हैं, दोनों को आप लिख सकते हैं। आतुर होता है, आतुर का विलोम क्या होता है? अगर हम आतुर के विलोम की बात करते हैं तो इसका विलोम होता है अनातुर। अनातुर जो है वो इसका विलोम होता है, ये आपने ध्यान रखना है। अनातुर इसका विलोम हो गया। अगला देखिए, हमारे पास क्या है? आश्रित है हमारे पास। आश्रित की अगर हम बात करते हैं ना कि आश्रित का विलोम क्या होगा, देखो आश्रित का विलोम यहाँ पर अनाश्रित होगा। निराश्रित मत कर देना कहीं, अनाश्रित होगा, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर तो गलतियाँ हो जाती हैं, अनाश्रित इसका जो है वो होगा। आगे है आध्यात्मिक दिया हुआ, कई बार एग्जाम में आता है कि आध्यात्मिक किस तरह से लिखा जाता है, तो आध्यात्मिक इस तरह से लिखा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। आध्यात्मिक का होता है भौतिक, भौतिक जो है वो आध्यात्मिक का विलोम होता है। आगे है आविर्भाव, आविर्भाव का क्या होता है? इसका होता है तिरोभाव, तिरोभाव इसका होता है। आवृत है आगे दिया हुआ, आवृत का क्या विलोम होता है? आवृत का विलोम होता है अनादृत, अनादृत जो है वो इसका विलोम होता है अनादृत, इस तरह से लिखेंगे। साथ साथ में लिखते रहें जैसे जैसे यहाँ पर सही लिखे गए हैं, तो एक प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। उत्साह यहाँ पर दिया गया है, उत्साह देखें इस तरह से लिखा जाता है, तो उत्साह का विलोम क्या होता है? निरुत्साह इसका विलोम होता है। क्या होता है? निरुत्साह जो है वो इसका विलोम होता है, ये आपने ध्यान रखना है। आरोहण दिया गया है आगे, आरोहण का विलोम पूछा गया है आपसे। आरोहण का होता है अवरोहण, अवरोहण होता है इसका, निरोहण मत कर देना। अवरोहण जो है वो इसका होता है, ये आपने ध्यान रखना है, अवरोहण इसका विलोम होता है। अब मैं आपसे एक विपरीत अर्थ पूछ लेता हूँ, स्थूल, स्थूल का विपरीत अर्थ आपने बताना है। स्थूल, स्थूल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्थूल का आपने विपरीत अर्थ बताना है। यहाँ पर देख लें इस तरह से लिखा गया है स्थूल, ठीक है। तो स्थूल का विपरीत अर्थ आपको बताना है कि विपरीत अर्थ इसका होता क्या है। ऑप्शंस आपके पास कोई नहीं है, प्रैक्टिस आपको सिर्फ यहाँ से करनी है इसकी। आगे क्वेश्चन देखें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलाइड सर्विसेज की, तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है और एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, वहाँ से बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी क्वेश्चंस की और काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। और क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन क्या है? बोलते हैं विच सिटी इज़ द वेन्यू फॉर द 2024 समर ओलंपिक्स, की 2024 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स होंगे उनका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। हम 2024 के ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं। कमेंट करके आप बताएं कि कहाँ पर ये आयोजित किए जाएंगे और टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया है। टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के बाद वही बोलूँगा मैं फिर से, टेस्ट सीरीज़ का ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, चाहे वो पीजीटी की है चाहे वो एलाइड की है, उस ग्रुप से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए @allexam31 अपने टेलीग्राम से सर्च करना, आपको वहाँ पर हर एक इंपॉर्टेंट PDF मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिल जाएगी जो कि एग्जाम्स में आपकी सहायता करेंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।